हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेशन बुक का एक टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है हमारा संचार के अवरोध, यानी कि संचार में जो क्या क्या बाधाएं आती है। संचार के अर्थ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि संप्रेषण की प्रमुख बाधाएं बताइए तथा उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि 15 नंबर में और कभी कभी शॉर्ट 5 या 7 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि यहाँ पर लिखा, संचार पूर्ण और सफल तभी माना जा सकता है जब प्रेषक द्वारा प्रेषित विचार अथवा सूचना प्राप्तकर्ता तक उसी रूप में तथा उसी भाव में पहुँचे जिस रूप में प्रेषक पहुँचाना चाहता है। ठीक है, परंतु व्यवहार में अनेक कारणों एवं बाधाओं के कारण प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश अपने मूल रूप में भाव से नहीं पहुँच पाता। ठीक है, अब कह रहे संचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं जिनके कारण संदेश अपना मूल स्वरूप खो देता है, संचार अवरोध कहलाती है, यानी कि वही संचार की बाधाएं कहलाती है। अब इन बाधाओं को कारण संदेश का रूप पूर्णतः बदल जाता है। ठीक है, जिससे संचार का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। कभी कभी इसके परिणाम अत्यंत अनर्थकारी एवं भयंकर होते हैं, जिसके कारण संप्रेषण तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे रुकावटें संचार को अपूर्ण, अप्रभावित तथा कुछ सीमा तक अर्थहीन बना देती है। अब ये तो हो गया, हमने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया कि क्या होती है, मतलब कि अवरोध क्या होते हैं। अब बताएंगे कि संप्रेषण के जो अवरोध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल लेंगे, ये हेडिंग आप डाल लेंगे या फिर डाल लेंगे व्यावसायिक संप्रेषण के अवरोध। ठीक है, इनको डालने के बाद अब इनको थोड़ा पहले लिख देना कि जैसे कि भाषा संबंधी अवरोध, अनेकार्थी शब्द का प्रयोग, पहले आप इनको लिखना फिर इनको डिफाइन करना। जैसे कि हम लिख ले पहले भाषा संबंधी बाधा, यानी कि ये क्या होती है, इनको लिखेंगे। जैसे कि इस प्रकार की बाधाएं रुकावटें उन कारणों से उत्पन्न होती है जिनका संबंध भाषा से होता है। ठीक है, संचार में प्रयुक्त शब्दों, चिन्हों तथा आंकड़ों ही प्राप्तकर्ता द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर व्याख्या की जाती है, जिससे शंका की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न शब्दों और चिन्हों में विभिन्न अर्थ निकालकर खराब शब्दावली और व्याकरण उनके अधूरे ज्ञान के कारण इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। भाषा संबंधित बाधाएं, प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनके कह रहे भाषा से। अब मान लीजिए कोई बात कर रहा है और अगला, मान लीजिए दो व्यक्ति मिलते हैं और वो अपनी बातचीत में पहला व्यक्ति कुछ इंग्लिश के वर्ड का इस्तेमाल करता है, जबकि पहला जो दूसरा व्यक्ति है वो इंग्लिश नहीं जानता। तो उसकी भाषा के कारण उसकी भाषा संबंधी उसके संचार में कुछ बाधाएं आ गई हैं, जिससे कि वो नहीं जानता, इसलिए उसको नहीं समझ पाएगा। इसी को कहते हैं भाषा संबंधी। अब इसमें आ जाते हैं इसके और कुछ भी आते हैं, जैसे कि अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग। अब आपने देखा होगा कुछ जब संचार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो यह हो सकता है कि प्रेषक ने जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग किया, प्राप्तकर्ता उसको उसी रूप में ना समझ कोई अन्य अर्थ समझ ले। ऐसा होता है ना, हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन अगले व्यक्ति उसको किसी और अर्थ में समझ लेता है। इसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द का प्रयोग। जैसे कि इसमें कैसे, इस स्थिति में संचार पूर्ण सफल नहीं हो सकता। मफी के अनुसार अंग्रेजी शब्द में जो रन के 110 अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा अनेकार्थी शब्द का प्रयोग। अब आते हैं इसमें तकनीकी भाषा का प्रयोग। तकनीकी भाषा का प्रयोग होता है, इसमें मतलब कुछ तकनीक या विशिष्ट समूह वर्ग के व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर अपनी विशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। इस विशिष्ट भाषा का संचार इस शैली के अपरिचित संप्रेषणग्राही के लिए एक प्रकार की समस्या उत्पन्न कर देता है। अब ये कहना चाह रहे थे, जैसे कि आपने देखा होगा जो डॉक्टरों की लिखावट होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो जो समझ में नहीं आ पाती, लेकिन आप किसी स्टोर पे लेके जाएंगे या किसी और डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो समझ लेगा, लेकिन आम व्यक्ति के लिए वह समझनी बहुत मुश्किल होती है। इसे कहते हैं तकनीकी भाषा का प्रयोग। ठीक है, अब आ जाता है हमारी अस्पष्ट मान्यताएं। ये कह रहा है कि प्राय संप्रेषण व इस मान्यता पर आधार पर किया जाता है कि संप्रेषणग्राही संप्रेषण की आधारभूत पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित है, परंतु अधिकांश स्थिति में यह मान्यता गलत साबित हो जाती है। इसलिए संप्रेषणग्राही के संदेश की विषय वस्तु क्षेत्र से संबंधित जानकारी में पूर्ण अनुमान अत्यंत आवश्यक है। अर्थात संप्रेषण क्रिया में संदेश के लिए निहित मान्यताओं की स्पष्ट संप्रेषणग्राही हेतु अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि जब भी आप कोई संप्रेषण करें तो जो भी बोले वो बहुत से स्पष्ट होने, जैसे कि हमें ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि स्पष्ट होंगे तो अगला व्यक्ति से समझने में
आसानी होगी। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अस्पष्ट पूर्ण धारणा, यानी कि प्रत्येक संदेश प्राय अस्पष्ट पूर्ण अवधारणाओं से परिपूर्ण होता है जो कि संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, वो कह रहा है कि जब हम संदेश करते हैं वो अगर अस्पष्ट पूर्ण धारणाओं से परिपूर्ण होगा तो वह संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि संप्रेषक संदेश में समाहित समस्त बातों के लिए विस्तृत जानकारी पेशग्राही को नहीं देता, बल्कि वह यह पूर्ण अनुमान लगा लेता है कि संदेशग्राही इन बातों को स्वयं समझने में सक्षम है। होता है कि जब हम कोई डिस्कस करते हैं तो हम तो बोल देते हैं, अब हमें ये नहीं पता होता कि अगले व्यक्ति से समझा है या नहीं समझा है। हम समझते हैं कि शायद वो समझ चुका है, मगर ऐसा नहीं होता। इसलिए कह रहा हूँ कि स्पष्ट होने, यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आता है कि मुहावरों का प्रयोग। और हमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि संदेश में संप्रेषण होता है, वो संदेश को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए कुछ मुहावरों या लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक संदेश लिखा और उसमें उसने लिख दिया कि बाजार में कलाकार प्रतियोगिता चल रही है, इसलिए हमें इसमें टिकने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, अब उसने तो ये लिख दिया, मगर अगले को लोकतांत्रिक मुहावरों का प्रयोग वो नहीं समझ पाया। उसने समझा कि लोगों के गले काटे जा रहे हैं और वे डर गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपका जो संचार था वो उसमें एक बाधा आ गई जो आपके मुहावरों की वजह से आई है। ठीक है, जिससे वो समझ पाए। ये भी एक तरह का बैरियर्स है। फिर आपका जाता है भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध, यानी कि आपकी दूसरी हैंड वो इसमें भी कुछ आता है। जैसे कि आपका शोर आता है, अगर शोर होगा तब भी आपका संचार प्रभावपूर्ण नहीं हो सकता और ना ही वो अगला व्यक्ति उसको शोर के कारण उसे समझ पाएगा। ठीक है, ये भी एक बाधा हो गई। फिर आपकी बाधा होगी माध्यम में खराबी। अगर माध्यम में यहाँ पे खराबी होगी तो भी आपका संदेश होगा वो सही तरह से व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। फिर आता है समय एवं दूरी। समय दूर भी एक बैरियर्स होगा आपका। फिर आता है अपर्याप्त अथवा ज़रूरतों से अधिक सूचना। अब मान लीजिए आपको लिखना थोड़ा सा था, मगर आपने उसको इतना लंबा लिख दिया कि अगला व्यक्ति उसको समझ नहीं पड़ा, वो पढ़ते पढ़ते ही थक गया। ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आता है कम रोशनी। कम रोशनी भी आपकी एक बैरियर्स होती है कि आपके एक अवरोध हो सकती है। ठीक है, अब आप अगर इतना भी लिखे आएंगे, इतने आपके हेडिंग याद रहेगी या इतना भी आप पेपर में लिखा है तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब इसी में आ जाता है कि इनको दूर करने के क्या उपाय हैं, कैसे हम इनको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारी हेडिंग आ जाती है संचार अवरोधों को दूर करने के लिए सुझाव, यानी कि इनको दूर कैसे किया जा सकता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये कौन कौन से होते हैं, अब इनको दूर करने के उपाय भी तो पता होने चाहिए कि कैसे हम इनको दूर करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए मैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि संदेश की स्पष्टता एवं पूर्णता, यानी कि जो संदेश हमने दिया वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और पूर्णता होनी चाहिए। फिर आता है सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग, यानी कि सबसे सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर मैंने आपको समझाते हुए यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ दी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, तो फिर आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है ना। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। बुक से तो आप खुद भी पढ़ सकती हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊँ सरल तरीके से। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा आधुनिक संचार उपकरणों में उपलब्धता। इनके संचार के जो अवरोध होते हैं उनको दूर करने के लिए हमें आधुनिक संचार का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया आदि का। ठीक है, ये हमारा जाता है कि समुचित संचार तकनीक। ठीक है, अभी इसमें कहना चाह रहा है कि अगर हमने संचार, मान लिया हमने संचार कर तो दिया मगर वो प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। यानी कि फिर कह रहा है कि भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण, की जो हमारी भावनाएं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कह रहा है कि अगर संचार में भावनाओं पर नियंत्रण ही नहीं होगा तो संदेश में बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर आता है हमारे कि प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो जो हमारे प्रबंधक होते हैं उनके बीच का जो संबंध है वो मधुर होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, आपका ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए और आपको अच्छी तरह से समझ आए हो। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।